देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता है वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। भाजपा के पास पिछले चुनाव में 82 सीटें थी, अब वो 89 हो गई। जैसे हमारे शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि दो पार्टियां तोड़ के, दो घर तोड़ के उनका फायदा कितना हुआ, तो 7 सीटों का। बाकी जो ध्रुवीकरण हुआ उसके बारे में क्या क्या कहा गया, बुरखे वाली और जो जो गालियों के प्रयोग हुए, उसमें मैं नहीं जाऊं। हमारी शुरू से भूमिका ये थी कि हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। हम किसी भी हालत में धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, भाषिक आधार पर जनता का बंटवारा नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसा बंटवारा करना देश का बंटवारा करना, ऐसा हम मानते हैं। और एक जो भ्रष्टाचार की बात की, किसके घर बड़े हो गए, मैं दो ही उदाहरण आपको दूंगा। भाजपा के मंत्री गणेश नाइक जो हमारे नवी मुंबई में है, वो किसका टांगा पलटी करने निकले थे? वो किससे परमिशन मांगते थे? जो इनकी जो मित्र पक्ष है, हिंदुत्ववादी पक्ष है, उनके नेता, उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए किससे परमिशन मांगते थे? एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ चक्की पिस्टिंग का उल्लेख हुआ, वो अजित पवार जी। अजित पवार जी पूना में इलेक्शन के प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है 70 करोड़ 1000 रुपए का अपहार करने का, सिंचन घोटाले का, वो सिंचन घोटाला इसके पहले के सरकार में शुरू हुआ था। अभी इसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप एक दूसरे के साथ होते हुए लगाते हैं, तो इसका मतलब जनता बराबर समझती है। अभी जो आपके राजकीय विश्लेषक ने कहा कि हम लोग कहां दिखे नहीं, शायद उनको नहीं दिखे होंगे, क्योंकि जब ढोल ताशे बजते हैं तो विवेक की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिन मूल्यों को लेके हमारी पार्टी खड़ी है गए 140 साल से, उन मूल्यों के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी शिवसेना के साथ भी युति थी, शिवसेना के साथ गठबंधन था। वो गठबंधन इस देश का संविधान बचाने के लिए था। कल वापस जरूरत पड़ेगी तो हम वापस शिवसेना के साथ जाएंगे, लेकिन हम लोगों में फूट डालने ये आप वाले, बड़ी बात देश कह रहे को हैं। तोड़ने वाली राजनीति नहीं करें। ठीक ठीक है, राजलक्ष्मी जोशी जी। सुमन जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज सर, एक सेकेंड। जी, डॉक्टर विवेक जी बड़ी बड़ी निष्ठा के साथ अपनी पक्ष का जो है वो डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पिछले कितने इलेक्शंस में मैंने आज तक कैंडिडेट देखा नहीं। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग तो बहुत दूर की बात, ना रैलियां करते हैं, ना उनका कोई इंफॉर्मेशन हमें आता है, ना उनकी तरफ से कोई भी संपर्क होता है। तो आप सोचिए कि अगर कोई चाहे भी तो उन्हें पता तक नहीं होता कि यहाँ का कैंडिडेट कौन है। तो आप सोचिए कि कैसे हो पाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं कौन से पक्ष को मैं समर्थन करती हूँ, ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो भी मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक होते हुए मुझे पता है कि यहाँ के कैंडिडेट्स कौन है। लेकिन यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, इनमें से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इन्होंने दूर दूर तक कोई भी इसमें प्रयास ही नहीं किया। ये आत्मचिंतन करने की बात है, ये मैं कोई पक्षपात करके नहीं बोल रही हूँ। ये एक बात है कि इनके ऊपर सोचनी चाहिए कांग्रेस पक्ष ने कि क्यों उनका पतन हो रहा है। ये यहाँ पे जो डिफेंस कर रहे हैं ये बहुत सुपरफिशियल है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप वापस सत्ता में आए तो आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, लेना पड़ेगा आपको। आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने आपके ऊपर कोई पक्षपात का आरोप नहीं किया। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, जब ढोल नगारे बजते हैं वहां विवेक की आवाज ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप गठबंधन की भूमिका से बाहर कब आएंगे? आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, जाने में कम हो गए। ठीक है, नहीं करता हूँ आपके बातों से। ठीक है, ऑल राइट सर। डिबेट दो लोगों के बीच में नहीं है, और भी लोग हैं, मुझे उनसे भी ओपिनियन लेना है, प्लीज सर।
सोनल जी देखिए, ये बात बहुत साफ है। एक बात अभी आदरणीय विवेक जी ने उठाई अजीत दारा पवार वाले मामले में, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दौर में अजीत दारा पवार पे आरोप लगा था 70,000 करोड़ का, उस समय अजीत दारा के विभाग का जो बजट था वो खाली 13,000 करोड़ था। तो हम समझ सकते हैं कि 13,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का यदि आरोप लगे तो उस आरोप की क्या सत्यता है। ये बात सच है कि जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों को अपनी रणनीति बनानी चाहिए, उसमें वो लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं। ये सही है कि वो अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। ना तो वो जनता के बीच में दिखते हैं, ना ही जनता के साथ उनका कुछ संवाद होता है। वहीं पर महायुति के अगर आप प्रत्याशियों को देखिए तो पहले से, समय से पहले से कार्रवाई, लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। पता लगने लगा था कि इस वार्ड से लड़ने वाला नगर सेवक कौन होगा। तो ये सारी स्थितियां हैं, और मुझे लगता है इन सारी स्थितियों में महायुति के जो प्रत्याशियों को जो अवसर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने, वो इसीलिए दिया है कि वो लोग मानते हैं कि ये लोग बेहतर तरीके से जनहित के काम कर पाएंगे, और जो इनका नेतृत्व है वो नेतृत्व भी प्रदेश के विकास के लिए या क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तौर से समर्पित है, और अपने नगर सेवकों के साथ पूरी ताकत के साथ ठीक है, खड़ा आप सभी रहेगा। मेहमान हमारे इसी का साथ परिणाम बने रहिएगा। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेती हूं, उसके बाद मैं आप सभी से एक बार फिर से ओपिनियन लूंगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। मुंबई की जनता ने शिंदे को आईना दिखाया है। एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं बचा। एकनाथ शिंदे की पार्टी से मेयर नहीं होगा। मुंबई की जनता ने शिंदे को आईना दिखाया है। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, ये प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है। उनका बयान आया है बीएमसी चुनाव को लेकर। एकनाथ शिंदे की पार्टी से मेयर नहीं होगा। हैं कि 29 सीट आई हैं, वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। समीर बाकरे जी, आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, लेकिन ये मेयर पद को लेकर खींचतान अभी भी चल रही है। इसको लेकर क्लैरिटी क्यों नहीं हो पा रही? क्या अनसर्टेनिटी बनी हुई है आप लोगों नहीं को? मिल पाया। देखिए सोनल जी, जो प्रक्रिया है मेयर चुनने की, इसकी चर्चा सिर्फ मीडिया में। हमारी महायुति की सरकार एकदम सॉर्टेड है। हमारे बीच में समन्वय है। देवेंद्र जी दावोस में गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। एकनाथ जी अपने नगर सेवकों के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो हमारे तरफ से या एकनाथ जी की तरफ से आपको कोई ऐसा बयान सुनाई दिया क्या कि हमारे बीच में मनमुटाव है? एक खबर तो ये मिल रही है कि एकनाथ शिंदे जी ने अपने मेयर्स को 5 स्टार होटल में रखा हुआ है। बहुत सारी खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं। खींचतान की खबरें तो हैं ही आपके बीच में। आपके मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो वहां पहुंचते नहीं हैं एकनाथ शिंदे, वो स्वास्थ्य का हवाला दे देते हैं। बहुत सारा ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें खींचतान की खबरें तो आती हैं, और ये आप एक पॉलिटिकल पार्टी से आप ये कहेंगे और आपका कहना बनता है। ठीक है समीर बाकरे जी। लेकिन देखिए सोनल जी, एकनाथ जी हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र जी, और उन्होंने साथ में, अगर हमारे बीच में कोई अनबन रहती तो हमने महायुति की साथ में मुंबई का चुनाव ही नहीं लड़ा रहता। लेकिन अब ये बात कहां से आ गई कि 2.5 साल जो है वो एकनाथ शिंदे चाहते हैं उनका मेयर हो और 2.5 साल बीजेपी का मेयर हो? ये कहां से आ गया ये फॉर्मूला फिर निकल के? देखिए, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के मस्तिष्क में आज कुछ काम नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने वो एक फॉर्मूला डाला है। हमारे मस्तिष्क नहीं बचा तो उनसे विधायक के होटल में पड़े हैं, हमारा ही विचार नहीं बचा। संजय भाई तो शर्म करो भैया, 15 दिन बाद बना पाए सरकार, 15 दिन बाद सरकार बना पाए। मेरे बीच में कुछ तो शर्म करिए भाई। सुन लीजिए संजय द्विवेदी जी, आऊंगी मैं आपके पास भी एक बार। जरा 2019 के बाद भी इन्होंने यही नाटक किया था। अभी देखिए नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना ही चल रहा है। 2019 में भी इन्होंने यही कहा था कि हमको बंद कमरे में 2.5 साल के मुख्यमंत्री का प्रॉमिस किया था, और आज ये 2.5 साल का इन्होंने ही मीडिया में लाया है, उद्धव जी हो या तो अब मेयर बीजेपी का होगा।
देखिए, मेयर महायुति का होगा, मेयर मराठी होगा, मेयर हिंदू होगा, ये हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री मेयर देवेंद्र महिला जी क्यों का नहीं है। होगा? मैं एक महिला होने के नाते ये बात कह रही हूँ कि मेयर हमने महिला महिला हमने क्यों पुरुष नहीं हो? देखिए, हमने पुरुष और महिला के बीच में कोई मतलब डिफरेंशिएशन नहीं किया है। हमने कहा नहीं, मेयर महायुति का डिफरेंशिएशन होगा। तो सदियों से होता आ रहा है, आपने नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन देखिए, हमारी वो पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को 30 रिजर्वेशन दिया है, मोदी जी ने वो विधेयक पार किया है। तो ऐसा है, महिला भी हो सकती है। मतलब मेरा कहने का जेंडर न्यूट्रल था कि मराठी महिला मराठी या हिंदू महिला या हिंदू पुरुष या मराठी पुरुष हो सकता है। और महायुति का होगा, हमारी समन्वय कमेटी कोर कमेटी है, एक प्रक्रिया है। देखिए सोनल जी, एक प्रक्रिया है, यहाँ ये परिवारवाद नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ने चुन लिया तो एक चुन लिया, या राहुल गांधी ने किसी को बना दिया तो बना दिया। हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तीनों पार्टियों की, दोनों पार्टियों की एक कोर कमेटी है, उसमें नेता है, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। वो प्रक्रिया देवेंद्र जी दावोस से आते हैं, उसके बाद होगी। और सम्मानीय एकनाथ राव जी शिंदे भी हमारे नहीं, साथ पर ये बैठेंगे। जो आप मैसेज दे रहे हैं, ये लग नहीं रहा कि इससे एक मैसेज क्लैरिटी से जा रहा है कि गठबंधन पर भरोसा कम है लोगों? नहीं सोनल जी, मुझे ऐसा लगता है चुनाव के नतीजे 2 दिन पहले आए, सब पार्टियां अपने अपने नगर सेवक का सत्कार कर रही है, नगर सेवक अपने एरिया में मिल रहे हैं सम्मानीय कार्यकर्ताओं से, और उसके बाद उनको भी थोड़ा समय दिया जाएगा। और देवेंद्र जी तुरंत डावोस चले गए, तो हमारे सर्वोच्च नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र जी है। ठीक है, तो उनका डॉक्टर रहना विवेक कोडे जी, फिर मैं रुख करूंगी राजलक्ष्मी जी का। बहुत देखिए, जल्दी मैं से। बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहूंगा कि राष्ट्रवादी के प्रवक्ता ने कहा था कि डिपार्टमेंट का बजट 13,000 करोड़ था तो 70,000 करोड़ का घोटाला कैसा हुआ। यह आरोप कोई मामूली आदमी ने नहीं लगाया। यह आरोप भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने लगाया है, तो उनको ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात, यहाँ शुरुआत में ऐसा कहा गया कि आज कुछ जन्म शताब्दी कैसी मनाई जाए, इसलिए पार्षदों को होटल में रखा गया है। सुबह इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं नहीं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। सीधी बात यह है कि इनके मन में भय है कि जैसे जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उसमें 90% लोगों को जनता ने हराया, वो जनता की जो आंच है वो इनको ना लगे, और वो आंच नहीं लगने के लिए ये पार्टी परिवर्तन नहीं करे जो उनको 1 महीने का जो मोहलत रहता है कहाँ जाना है वो चुनने के लिए, इसीलिए ही उनको होटल में रखा गया है। तीसरी बात, ये भ्रष्टाचार वगैरह की बातें ये लोग नहीं करे तो अच्छा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अजित पवार जी के बारे में, हम चुन के आने के बाद वो चक्की पीसिंग करके जेल में जाएंगे, ऐसा जाहिर सभा में कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो अगर शिवसेना के प्रवक्ता कोई बैठे हैं और वो बार बार ये दावा करते हैं कि बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करने के लिए हम पार्टी तोड़ी, तो बाला साहब ठाकरे ने बताया था क्या कि आप भाजपा का मेयर मुंबई में बना दो? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है, राजलक्ष्मी जोशी।